आइसो क्वांट आइसो का मतलब होता है यहाँ पर सेम और इक्वल। वहीं पर क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। सेम और इक्वल क्वांटिटी। तो आइसो क्वांट क्या हो गया? एन आइसो क्वांट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स व्हिच प्रोड्यूसेस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी कि जब प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर दो फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करता है तो उससे जो आउटपुट आएगा वो सेम होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? आइसो क्वांट कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज करिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो जो है लेबर और कैपिटल इन दो फैक्टर्स को यूज कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। तो पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज किया, लेबर 1 यूनिट लिया, कैपिटल का 12 यूनिट लिया। क्लियर? लेबर का 1 यूनिट लिया, कैपिटल का 12 यूनिट लिया, तो उससे जो आउटपुट आया वो 100 आया और इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दे दिया ए। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो बी है, जहां पर उन्होंने लेबर को 1 यूनिट से इंक्रीज कर दिया और कैपिटल को 4 यूनिट से डिक्रीज कर दिया। पहले 12 यूनिट लिया था कैपिटल का, अब जो है कैपिटल का 8 यूनिट ले रहे हैं, तो भी जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है। वहीं पर मैन्युफैक्चर ने, प्रोड्यूसर ने तीसरा कॉम्बिनेशन निकाला, वहां पर उन्होंने एक लेबर और इंक्रीज कर दिया और कैपिटल का वहां पर 3 यूनिट डिक्रीज कर दिया, यानी कि अब जो है वो 3 लेबर और 5 कैपिटल के साथ 100 का आउटपुट पा रहे हैं। इसी तरीके से जब उन्होंने कॉम्बिनेशन डी निकाला तो वहां पर भी लेबर का जो है उन्होंने 1 यूनिट इंक्रीज किया, कैपिटल का फर्दर जो है उन्होंने 2 यूनिट वहां पर डिक्रीज कर दिया। तो शुरुआत में क्या हुआ कि कैपिटल ज्यादा मार्जिन से वहां पर डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन अब जो है वहां पर कम मार्जिन से कैपिटल को डिक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि लेबर बढ़ रहे हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ेगी। क्लियर? तो अब चौथा कॉम्बिनेशन क्या यूज किया उन्होंने? कॉम्बिनेशन डी, कि लेबर को 1 यूनिट और इंक्रीज कर दिया और कैपिटल का वहां पर 2 यूनिट जो है उन्होंने डिक्रीज कर दिया, तो भी आउटपुट क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। इसी तरीके से फिर जो है वहां पर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज किया ई कॉम्बिनेशन, जहां पर 1 यूनिट और लेबर का इंक्रीज कर दिया और कैपिटल का उन्होंने 1 यूनिट डिक्रीज कर दिया, यानी कि 5 लेबर और 2 यूनिट कैपिटल के साथ भी आउटपुट 100 आ रहा है। तो जब इस तरीके से दो जो फैक्टर्स होते हैं उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेम आउटपुट देता है तो उसी को हम आइसो क्वांट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या आ रहा है? 100 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया? आइसो क्वांट। और इसको हम क्या कहेंगे? आइसो क्वांट शेड्यूल कहेंगे, यानी कि वो टेबल जो आइसो क्वांट को शो करता है उसको हम शेड्यूल कहते हैं। और जब आप इसी टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेबर रख लेंगे और वाई एक्सिस पे कैपिटल रख लेंगे। क्लियर? एक्स एक्सिस पे लेबर और वाई एक्सिस पे कैपिटल को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? पहले फैक्टर कॉम्बिनेशन ए देखना है। तो यहाँ पर क्या है? 1 यूनिट लेबर का है और 12 यूनिट कैपिटल का है, तो आपको 1 लेबर और 12 कैपिटल को पॉइंट आउट कर लेना है। क्लियर? इस तरीके से। तो ये फैक्टर कॉम्बिनेशन ए हो गया। अब अगला फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या है? बी। तो बी में क्या है? 2 लेबर है और 8 कैपिटल है, तो 2 लेबर और 8 कैपिटल को आप यहाँ पर करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सी, जहां पर 3 लेबर है और 5 यूनिट कैपिटल का है, तो 3 लेबर और 5 कैपिटल का है, यानी कि कुछ इस तरीके से आप जो है ग्राफिकली उसको प्लॉट करेंगे। उसके बाद फिर जो अगला कॉम्बिनेशन है दैट इज डी, तो वहां पर कितना है? 4 लेबर और 3 कैपिटल है, तो अगला जो पॉइंट आएगा दैट इज डी, जहां पर 4 लेबर एंड 3 कैपिटल है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉम्बिनेशन ई, जहां पर 5 लेबर और 2 कैपिटल है। तो किस इस तरीके से जो है आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जब आप इन सभी पॉइंट्स को ए बी सी डी ई, इन सभी पॉइंट्स को जो आपने ग्राफ में प्लॉट किया है, इसको जब आप पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का कर्व देखने को मिलेगा और इसी को क्या कहते हैं? आइसो क्वांट कर्व कहते हैं। क्लियर? इसी को क्या कहेंगे? आइसो क्वांट कर्व कहेंगे। तो आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जो टेबल बना हुआ है उसको आइसो क्वांट शेड्यूल कहते हैं, राइट साइड में आइसो क्वांट कर्व कहते हैं। और ये दोनों ही क्या शो करते हैं? दो फैक्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो आइसो क्वांट क्या हो गया? एन आइसो क्वांट कर्व मे बी डिफाइंड एज अ कर्व showing the possible combination of two variable factor that can be used to produce same total output। तो अकॉर्डिंग टू पीटरसन ने ये डिफिनेशन दिया, क्या कहा? कि आइसोक्वांट कर्व वो कर्व होता है जो कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर को शो करता है जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। यानी कि चाहे आप लेबर को बढ़ाते जाए, कैपिटल को घटाते जाए, तब भी सेम आउटपुट आएगा, चाहे लेबर को घटाएं, कैपिटल को बढ़ाएं, तो भी सेम आउटपुट आएगा, चाहे
चाहे एक लेबर 10 कैपिटल यूज़ करें, चाहे 4 लेबर 5 कैपिटल यूज़ करें तो भी सेम आउटपुट आएगा। तो डिफरेंट दो वेरिएबल फैक्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से जब सेम लेवल ऑफ आउटपुट आता है तो उसी को आइसो क्वांट कहा जाता है। यानी कि दो वेरिएबल फैक्टर थे, दोनों ही सेम क्वांटिटी दे रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, तो वो दोनों वेरिएबल फैक्टर क्या हो गए, आइसो क्वांट हो गए। क्लियर। तो ऑल्सो नॉन एज, इनको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व या फिर प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू वेरिएबल भी कहते हैं। तो आपने शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था वो क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और वहीं पर लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था वो लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था कि वहां पर जो है कुछ फिक्स होते हैं, कुछ जो है वेरी करते हैं। वहीं पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में सारे के सारे इनपुट वेरी करते हैं, लेकिन आइसोक्वांट में यहाँ पर कोई दो वेरिएबल जो है वो वेरी करते हैं। क्लियर। और सेम आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। तो एन प्रोड्यूसर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन दीज आइसोक्वांट सिंस दे प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हिंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर इनडिफरेंस कर्व। आपने जो है वहां पर जो है यूटिलिटी में इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था। तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो आइसो क्वांट है वो प्रोड्यूसर की यूटिलिटी को शो करता है, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर इनडिफरेंस कर्व भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो इनडिफरेंट होता है कि उसको कौन सा जो है कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर ले उसको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, तो इसीलिए प्रोड्यूसर इनडिफरेंस कर्व इसको कहते हैं। क्लियर। तो आइसो क्वांट आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं और सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइसो क्वांट कहते हैं या आइसो क्वांट कर्व कहते हैं जब आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। अब बात कर ले अजम्पशंस ऑफ आइसोक्वांट। तो पहला अजम्पशन है कि इट अज्यूम्स ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आइसोक्वांट में क्या है, सिर्फ दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही यहाँ पर अज्यूम किया जाता है, चाहे लैंड लेबर, चाहे लेबर कैपिटल, चाहे कैपिटल और लैंड। यानी कि यहाँ पर दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही यहाँ पर अज्यूम किया गया, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल में भी देखा। तो वहाँ पर हमने जो है लेबर और कैपिटल को जो है वहाँ पर कंसिडर किया, उन दो फैक्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन और उनका सेम आउटपुट आ रहा है। क्लियर। तो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पर जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ये अजम्पशन से ये माना गया है आइसोक्वांट के केस में। नेक्स्ट जो अजम्पशन है, इट अज्यूम्स दैट फैक्टर में बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है, उनमें चेंजेस नहीं हो सकता। नहीं, आप लेबर को चाहे आज 1 है कल 2 कर सकते हो, परसों 3 कर सकते हो, कैपिटल आज 12 यूनिट कर रहे हो फिर उसको 10 यूनिट भी कर सकते हो, उसको 5 यूनिट भी कर सकते हो। यानी कि वेरिएबल है, इनको यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी है इनके अंदर, ये फिक्स नहीं है। ये भी अजम्पशन है आइसोक्वांट का। नेक्स्ट जो है कांस्टेंट टेक्निक, यानी कि जो टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में वो जो है कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो फैक्टर आप जो है यूज कर रहे हो, दो वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो, उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी में आप यहाँ पर यूज करते हैं, ये भी अजम्पशन है। और नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप रेदर देन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है आइसोक्वांट में वो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ना कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। तो ये जो है अजम्पशंस हैं आइसोक्वांट के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, यानी कि आइसोक्वांट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली चीज कि आइसो प्रोडक्ट कर्व यानी कि आइसोक्वांट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि नेगेटिवली स्लोप है। आपने आइसोक्वांट कर्व देखा तो वहां पर क्या है कि जो कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे आ रही है। क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। आपने आइसोक्वांट शेड्यूल देखा जहां पर आपने लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज किया और आउटपुट वहां पर सेम आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, लेबर की एक एक यूनिट को इंक्रीज किया और वहीं पर कैपिटल को क्या कर रहे हैं आप, जो है डिफरेंट यूनिट्स को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि लेबर को इंक्रीज किया, कैपिटल को डिक्रीज किया। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से जो कर्व बना वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हुआ। कैसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ लेबर और कैपिटल के बीच में, यानी कि एक यूनिट लेबर का चेंज करने पर कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है उसको यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कहते हैं। यानी कि चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, लेबर में चेंज होने की वजह से कितना चेंज कैपिटल में हो रहा है वो जो आएगा निकल के, उसी को मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो देखिए पहले वाले कॉम्बिनेशन में कोई भी एमआरटीएस नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में आप चेंज मेजर कर सकते हो। तो दूसरे में देखेंगे कि लेबर को आपने लेबर की एक यूनिट बढ़ाई है, 1 से 2 कर दिया, यानी कि लेबर की एक यूनिट चेंज की, वहां पर कैपिटल में कितना चेंज हुआ, 12 से 8 हो गया, यानी कि 4 का चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0.4 डिवाइडेड बाई 1, 0.4 यानी कि कैपिटल में 4 यूनिट का चेंज हुआ और 1 यानी कि लेबर में 1 यूनिट का जो है आपने चेंज किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, एमआरटीएस
4 आएगा। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन सी देखेंगे, फैक्टर कॉम्बिनेशन सी, तो यहाँ पर लेबर का आपने फिर से 1 यूनिट चेंज किया, 2 से 3 कर दिया और कैपिटल 8 से 5 हो गया, 8 से 5 हो गया, यानी कि 3 का कैपिटल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आपने लेबर का 1 यूनिट चेंज किया, यानी कि 03 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि यहाँ पर भी एमआरटीएस क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसी तरीके से फैक्टर कॉम्बिनेशन डी का देखेंगे, तो वहाँ पर फिर से लेबर में आपने 3 से 4 किया, यानी 1 यूनिट का चेंज किया और कैपिटल में 5 से 3 हो गया, यानी कि 2 यूनिट का चेंज हुआ। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि वहाँ पर भी एमआरटीएस 2 हुआ। उसके बाद फैक्टर कॉम्बिनेशन ई में देखेंगे तो 4 से 5 हो गया, यानी कि 1 लेबर का चेंज हुआ है और वहीं पर कैपिटल में भी 1 का चेंज हुआ, यानी कि 1 बाई 1, यानी कि 1 आएगा एमआरटीएस। अब आप जब इसको जो है कर्व में देखेंगे, तो यहाँ आप कर्व देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, लेफ्ट टू राइट है, नेगेटिवली स्लोप है। तो यहाँ पर आप एमआरटीएस देखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो ए से बी की बीच में देखेंगे गैप इतना है। उसके बाद क्या हुआ कि बी से सी के बीच में गैप कम हो गया। कॉम्बिनेशन बी में क्या हुआ था कि वहां पर आपने 1 यूनिट लेबर का इंक्रीज किया था, तो 4 यूनिट कैपिटल का डिक्रीज किया था। क्लियर? उसके बाद फिर फैक्टर कॉम्बिनेशन सी में आपने क्या किया कि 1 लेबर इंक्रीज किया लेबर को, तो वहां पर सिर्फ आपने 3 ही कैपिटल का जो है डिक्रीज किया। इसलिए ए से बी में आप देखेंगे तो गैप ज्यादा है, बी से सी में गैप कम है, उसके बाद सी से डी में और गैप कम है और डी से ई में गैप और भी कम है। तो इसी गैप, ये जो गैप डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है, इसी की वजह से क्या हुआ कि ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, नेगेटिवली स्लोप करता है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो ये जो है पहली प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि आइसोक्वांट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी नेगेटिवली स्लोप। व्हेन वी इंक्रीज लेबर वी हैव टू डिक्रीज कैपिटल टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। और इसी की वजह से, यानी कि लेबर को इंक्रीज करने की वजह से और कैपिटल में डिक्रीज होने की वजह से एमआरटीएस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो डिमिनिश करता है। एमआरटीएस ऑफ लेबर फॉर कैपिटल डिमिनिशेस, जिसकी वजह से जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोक्वांट आर कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। तो आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में क्या है कि ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है। ऑरिजिन यानी कि जहाँ पर 0 0 है वहां से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, ऑरिजिन से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, यानी कि जो इसकी कर्व की एंड है, दोनों एंड वो बाहर की तरफ जा रही है, ना कि ऑरिजिन की तरफ आ रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि आइसोक्वांट आर कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज हायर आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट्स अ लार्जर आउटपुट, यानी कि जितना ज्यादा ऊपर आइसोक्वांट कर्व होगा उतना ज्यादा ही आउटपुट वहां पर होगा। तो आप इस ग्राफ को देखिए, तो जो पहला IQ1 है, यानी कि आइसोक्वांट 1 कर्व है, वह 100 यूनिट को शो करता है और उससे ऊपर वाला कर्व जो IQ2 है वो 200 यूनिट के आउटपुट को शो करता है। और इससे जो ऊपर आइसोक्वांट कर्व होगा वो जो है 200 से ज्यादा के आउटपुट को शो कर रहा होगा, यानी कि जितना कर्व ऊपर होगा जितना कर्व राइट साइड होगा उतना ही जो है आउटपुट होगा। तो हायर आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट ए लार्जर आउटपुट, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। वहीं पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज नो टू आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा, तो यहाँ पर अलग अलग जो आइसोक्वांट कर्व हैं वो अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट को शो करते हैं। तो यानी कि दो आइसोक्वांट कर्व वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर? ये भी क्या हो गई? आइसोक्वांट की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से आपको डिफरेंट बुक्स में एक और जो है आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी दैट इज नो आइसोक्वांट विल टच आइदर एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है कोई भी आइसोक्वांट कर्व इन दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगी। ये भी जो है आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि जो आइसोक्वांट कर्व है वो ना ही एक्स एक्सिस को छुएगी ना ही वाई एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्लियर? और एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि दो आइसोक्वांट कर्व जो है वो कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। क्लियर? तो नो आइसोक्वांट विल टच आइदर एक्सिस एंड नो आइसोक्वांट कैन बी पैरेलल। ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है जो कि आप इन प्रॉपर्टीज के साथ लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर लें कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट क्या है आइसोक्वांट का। आइसोक्वांट कर्व को जानने का क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहली चीज कि इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग इनपुट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट, यानी कि आपको पता है कि आपको इतने अमाउंट ऑफ आउटपुट चाहिए, तो उसके हिसाब से आप बेटर कॉम्बिनेशन दो वेरिएबल फैक्टर्स का वहां पर सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हेल्प प्रोड्यूसर इन डिटरमाइनिंग द कॉम्बिनेशन विद द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है डिफरेंट वेरियस कॉम्बिनेशन को यूज करके आप जो है सेम आउटपुट पा रहे हैं, तो आप वो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे ना जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही होगी, यानी कि अगर आप 4 लेबर और 2 यूनिट कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम आ रही है, तो आप वही कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे। तो ये जो है आइसोक्वांट आपको हेल्प करता है, प्रोड्यूसर को हेल्प करता है इस चीज़ को डिटरमाइन करने में कि कौन-सा कॉम्बिनेशन है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और आउटपुट सेम लेवल की आएगी। क्लियर? नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज़ हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग टू चूज़ बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जब आइसोक्वांट कर्व के ज़रिए आप इस चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हो कि कौन-सा है कॉम्बिनेशन जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें कम आएगी, तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो यानी आइसोक्वांट जो है आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि कौन-सा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा और किसको हमने चूज़ करना चाहिए। क्लियर? तो आइसोक्वांट कर्व क्या हो गया? Isoquant curve are the curves that show the possible combination of two variable factors that can be used to produce same level of आउटपुट। क्लियर? और यहाँ पर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोक्वांट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है, लेफ्ट टू राइट स्लोप करती है, नेगेटिवली स्लोप होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी दैट इज कि आइसोक्वांट कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होती हैं। हायर आइसोक्वांट कर्व हायर लेवल ऑफ आउटपुट शो करेगी, लोअर आइसोक्वांट कर्व है तो लोअर आउटपुट शो करेगी। दो आइसोक्वांट कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, और दो आइसोक्वांट एक दूसरे की पैरेलल नहीं होंगी, और आइसोक्वांट कर्व कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगी। ये भी जो है आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।